हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के इस सेशन में हम 12 दिसंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस विधि के जरिए अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 370 जो कि भारतीय संविधान में एक धारा है फ्रेंड्स, इसे खत्म किया गया था 2019 में राष्ट्रपति के आदेश से। तो आंसर भी हो जाएगा 6 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट के आदेश द्वारा आर्टिकल 370 को देश में निरस्त किया गया था। अभी सुर्खियों में इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के इस फैसले को जारी रखा है और इसे वैधानिक करार दिया है। साथ ही कहा है कि संविधान में 370 की जो धारा है वो एक अस्थायी प्रावधान था। यह अस्थायी प्रावधान था, इसीलिए इसे हटाया जा सकता था भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरह से 370 का हटाया जाना या निरस्तीकरण इसी तरह आगे भी जारी रहेगा। देखिए भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बेंच ने साल 2019 में आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है, इसे निरस्त करने के फैसले को जारी रखा था। और अब एक बार फिर से बेंच ने कहा है कि आर्टिकल 370 क्योंकि एक अस्थायी प्रावधान था, उस समय जब देश आजाद हुआ था तो युद्ध की स्थिति को देखते हुए इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। अब जब देश में सब कुछ नॉर्मल है तो इसकी जरूरत नहीं है और इसे हटाया जाना सरकार का एक सही कदम है और संवैधानिक कदम है। संविधान के अनुसार ही 370 आर्टिकल को हटाया गया था। लेकिन इसी के साथ कोर्ट ने देखिए निर्वाचन आयोग को भी आदेश दिया है कि वो 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कंडक्ट करवाए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन देखिए आर्टिकल 370 से था, क्या प्रावधान करता है संविधान में? तो ये जम्मू कश्मीर को अस्थायी राज्य का दर्जा देता था और 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश से इसे भारतीय संविधान से हटा दिया गया था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? देखिए आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले ही 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये 3 राज्य थे जहां पर बीजेपी ने अपनी बहुमत की सरकार बनाई थी। अब बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपना मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है और ये बने हैं विष्णुदेव साई। आंसर भी हो जाएगा बीजेपी नेता विष्णुदेव साई छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ये मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। वैसे विष्णुदेव साई की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में कुकरी विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। बीजेपी ने पूरे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों में से 54 सीटें अपने नाम की थी और विष्णुदेव साई को अब छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि विष्णुदेव साई छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री बने हैं और इस पद पर आने वाले वे पहले आदिवासी नेता हैं। तो यह भी एक फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ही है। अब छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 1 नवंबर सन 2000 को यह मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बना था। इसकी कैपिटल रायपुर है और विष्णु भूषण हरिचंदन वर्तमान में इस राज्य के गवर्नर के पद पर हैं। यहाँ पर सन 2000 से लेकर अभी तक जो छत्तीसगढ़ के सीएम बने हैं उनकी पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी है, एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। पहले मुख्यमंत्री बता देता हूँ, ये अजीत जोगी बने थे और लास्ट सीएम भूपेश बघेल थे छत्तीसगढ़ के। अब विष्णुदेव साई बनाए गए हैं। 1 नवंबर सन 2000 को भारत सरकार ने MP से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया था। क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 27 जिले हैं और कुल 44% वन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है राज्य के टोटल क्षेत्रफल का। छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन CM से पूछा गया तो विष्णुदेव साई छत्तीसगढ़ राज्य के नए CM अपॉइंट किए गए। ओके, इसके बाद आइए, वन भारत सारी वॉकथॉन पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? तो वन भारत सारी वॉकथॉन पहल को टेक्सटाइल मंत्रालय के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में देखिए 10 दिसंबर को वन भारत सारी वॉकथॉन पहल को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है।
इस पहल का इनॉग्रेशन संयुक्त रूप से भारत के केंद्रीय टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल, टेक्सटाइल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश और लोकसभा सांसद पूनम महाजन द्वारा किया गया। अब उद्देश्य की बात करें तो देखिए, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत में हैंडलूम साड़ी कल्चर को बढ़ावा देना है, जिसमें महिलाओं को शामिल किया जाने वाला है ताकि वे अपनी साड़ी पहनने के तरीकों को बता सके और हैंडलूम साड़ी कल्चर के साथ साथ महिलाओं के उत्थान को भी बढ़ावा दिया जा सके। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की यह पहल भारत में पारंपरिक वस्त्रों को भी बढ़ावा देगी और साथ ही साथ वोकल फॉर लोकल, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है फ्रेंड्स, इसके उद्देश्य का भी समर्थन करेगी। तो वन भारत साड़ी वॉकथॉन पहल भारत की टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई। यूआई पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई? देखिए, पहल की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि यूआई पहल को या इनिशिएटिव को नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटेल इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। तो आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाउ, यहाँ पर सभी सही है। अब इस पहल की बात करें तो देखिए, इसका पूरा नाम यूथ फॉर ग्रोथ एंड विकास विद एआई है। इस पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस की एक सहयोग आधारित पहल के रूप में नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटेल इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। अब इस कार्यक्रम की बात करें तो यह कार्यक्रम देखिए, युवाओं को आवश्यक एआई कौशल सिखाने के उद्देश्य के लिए शुरू किया गया। देश में जितने भी युवा हैं उन्हें एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज हो, इससे रिलेटेड उन्हें कौशल या स्किल सिखाई जा सके। इसी उद्देश्य से हाल ही में यूथ फॉर ग्रोथ एंड विकास विद एआई पहल को संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। एआई की गहरी समझ को बढ़ावा देना युवाओं के मध्य में इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। यह पहल कक्षा 8 से लेकर 12 तक के स्कूली छात्रों को भारत में एआई कौशल प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। अब देखिए, एआई को बढ़ावा देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट 12 से लेकर 14 दिसंबर तक वार्षिक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आयोजन कर रही है। एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल एआई इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशंस 2023 में इस कॉन्फ्रेंस की थीम है। इंपॉर्टेंट है, हमने कुछ सेशंस पहले भी इसे डिस्कस किया था, इसीलिए इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि जलवायु संरक्षण प्रदर्शन के आधार पर देखिए किसी भी देश को रैंक प्रदान करता है, इस इंडेक्स में 2023 में भारत को 7वीं रैंक पर रखा गया है। भारत ने इस इंडेक्स में एक पायदान की देखिए छलांग मारी है और पिछले साल के मुकाबले 8 से ये 7वें पायदान पर आ गया है। अब बात आती है कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो देखिए, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा संयुक्त रूप से 2005 से इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जा रहा है। यह इंडेक्स पूरे वर्ल्ड में 63 कंट्रीज और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण है। इस तरह से इस इंडेक्स में 63 कंट्रीज को और यूरोपीय यूनियन को शामिल किया जाता है, जो कि पूरे वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 90% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं। इस इंडेक्स में अलग अलग 4 श्रेणियों में अलग अलग 14 इंडिकेटर्स के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है, जिसमें किसी भी देश का ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, रिन्यूएबल एनर्जी में उसका योगदान क्या है, एनर्जी यूज कितना है और क्लाइमेट पॉलिसी कैसी है, इस आधार पर इस इंडेक्स में रैंक दी जाती है। 2023 के इस इंडेक्स में देखिए, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर किसी भी देश को नहीं रखा गया, लेकिन इस इंडेक्स में चौथे स्थान पर डेनमार्क को सबसे पहले रैंक दी गई है, जिसका जलवायु संरक्षण के आधार पर प्रदर्शन इस इंडेक्स में सबसे बेस्ट रहा है। भारत इस इंडेक्स में 7वें स्थान पर है, याद रखिएगा। अब भारत के प्रदर्शन की बात करें तो साल 2014 में भारत की इस इंडेक्स में 31वीं रैंक थी, जो कि अब 2023 में भारत की इस इंडेक्स में 7वीं रैंक है। क्योंकि देखिए, भारत लगातार रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को बढ़ाने के लिए अपने लक्ष्यों पर निरंतर कार्य कर रहा है और भारत ने जो नॉन फॉसिल से एनर्जी कैपेसिटी को 2030 तक 50% करने का लक्ष्य रखा था, इसमें से देखिए इंडिया ने 44% तक अपनी एनर्जी को नॉन फॉसिल से एनर्जी में डेवलप किया है। तो इस तरह से इस रैंकिंग में, इस सूचकांक में भारत की रैंक निरंतर बढ़ती जा रही है और 2023 में भारत क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इस इंडेक्स में 7वें स्थान पर आ गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं।
इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आइए, वाइपा इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस किस देश में आयोजित की जा रही है? तो देखिए WAIPA वाइपा इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन इस साल भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जा रहा है। 11 दिसंबर को भारत की राजधानी नई दिल्ली में 4 दिवसीय इस वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। भारत में देखिए इस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है ये नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ द गोल और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के द्वारा संयुक्त रूप से करवाया जा रहा है। आंतरिक व्यापार विभाग के तत्वाधान में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अब तक का ये सबसे बड़ा विश्व निवेश सम्मेलन है। भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस मौके पर एक्सपीरियंस इंडिया सेंटर का इनॉग्रेशन भी किया है, जिसमें भारत की बेस्ट सर्विस, तकनीक और प्रोडक्ट का प्रदर्शन किया जाएगा। भारत में पहली बार विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1000 व्यक्ति, 50 इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी और अलग अलग बहुपक्षीय एजेंसियों ने हिस्सा लिया। तो इस तरह से 2023 में वाइपा इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में 2023 में किया गया। भारत और दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए? तो देखिए भारत और दक्षिण कोरिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशन की स्थापना की थी 1973 में। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को भारत और दक्षिण कोरिया के औपचारिक राजनयिक संबंध के 50 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी है। तो आंसर सी मिल जाता है। भारत और दक्षिण कोरिया के औपचारिक राजनयिक संबंध 1973 में स्थापित किए गए थे। देखिए भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य में 1962 में द्विपक्षीय कॉन्सुलर संबंध और 1973 में राजनयिक संबंध स्थापित किए गए। दोनों देशों ने 2010 में एक रणनीतिक साझेदारी भी बनाई थी, जिसे 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी की सियोल की राजनयिक यात्रा के दौरान विशेष रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया था। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत और दक्षिण कोरिया के राजनयिक संबंध कब स्थापित किए गए? तो ये 1973 में हो जाता है। अब देखिए दक्षिण कोरिया के बारे में अदर फैक्ट देखें तो यहाँ पर वर्तमान में 8000 से अधिक भारतीय निवास करते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 52 मिलियन है। ऑफिशियल लैंग्वेज कोरियन यहाँ पर बोली जाती है। वॉन यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है और यून सुक योल वर्तमान में इस देश के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। 38 डिग्री समानांतर रेखा, जो कि विश्व की सबसे अशांत सीमा रेखा है, ये दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की सीमा साझा करती है। तो दक्षिण कोरिया से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं यहाँ पर वो भी मैंने आपको बता दिए, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हाल ही में किस देश ने 2023 का विमेन FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता? तो विमेन FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब नीदरलैंड की हॉकी टीम ने अपने नाम किया। इसने फाइनल में देखिए अर्जेंटीना की टीम को 4-1 से हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। तो आंसर नीदरलैंड हो जाएगा। विमेन FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप में विनर टीम हो जाती है नीदरलैंड और रनर अप हो जाती है अर्जेंटीना की टीम। अब इसके अलावा पास्ट विनर की बात करें तो 2016 में इस चैंपियनशिप का खिताब अर्जेंटीना की हॉकी टीम ने अपने नाम किया था। 2013 में नीदरलैंड की महिला हॉकी टीम ने ये जीता था और 2009 में भी नीदरलैंड की महिला हॉकी टीम ही इस वर्ल्ड कप की विनर रही थी। 2023 में इसका आयोजन अमेरिका के सेंटियागो में किया गया है, जिसमें भारत 9वें स्थान पर रहा। विनर 2023 में नीदरलैंड की हॉकी टीम है और रनर अप अर्जेंटीना की हॉकी टीम है। हाल ही में किसने गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है? तो हाल ही में गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट भारत की अश्विनी और तनिषा की जोड़ी ने जीता है। भारत की अश्विनी और तनिषा की जोड़ी ने देखिए चीन के सुंग सुक युन और यू चाई हुई को हराकर गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया और इस तरह से अश्विनी और तनिषा का ये इस साल का तीसरा खिताब है। इससे पहले दोनों ने अबू धाबी मास्टर्स सुपर 100 और 90s इंटरनेशनल चैलेंज का भी खिताब अपने नाम किया था और अब गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता की विनर भी अश्विनी और तनिषा की जोड़ी रही है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया?
तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में देखिए मोहन यादव को नियुक्त किया गया है। आंसर मोहन यादव हो जाएगा। यह मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं और उज्जैन से पर्टिकुलर बिलोंग करते हैं। वैसे यह उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक है और बीजेपी के एक प्रमुख नेता है। तो मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसके अलावा जगदीश देवड़ा और एमपी के राजेंद्र शुक्ला को मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री चुना गया है। आप सभी जानते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव में मध्य प्रदेश में हाल ही में 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 163 सीटों पर जीत हासिल की थी और उसके बाद एमपी में सबसे बड़ी पार्टी या बहुमत की पार्टी बीजेपी है, जिसने अब एमपी में अपना मुख्यमंत्री मोहन यादव को नियुक्त किया है। वर्तमान में एमपी के राज्यपाल के पद पर मंगूभाई पटेल है। मध्य प्रदेश के पहले सीएम की बात करें तो ये 1956 में जब एमपी का गठन हुआ था तब रविशंकर शुक्ल बने थे और मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव नियुक्त होने वाले हैं। क्लियर? तो यहां पर देखिए हमने 12 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक के सभी करंट अफेयर्स को वन लाइनर में यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। 28 फरवरी 2023 को लियोनेल मेसी 2022 के लिए बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 1 मार्च 2023 को पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार दिनेश के त्रिपाठी ने संभाला है। 2 मार्च 2023 को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थी। 2 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना ने जापान में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया। उत्तराखंड भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने वाला राज्य बन गया है। इसके बाद 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। 3 मार्च 2023 को इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच क्रेग फुलटन को नियुक्त किया गया। वो वान थुओंग वियतनाम देश के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। 4 मार्च 2023 को बेलारूस में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बॉलियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई है। और 5 मार्च 2023 को हेकानी झकालू नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रचने में कामयाब हुई। सभी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट थे जो कि हमने यहाँ पर वन लाइनर में डिस्कस किए। अब आ जाइए लास्ट डे के करंट अफेयर में। जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल WMO और UNDRR के द्वारा लॉन्च की गई विश्व की सबसे विशाल केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना संयुक्त अरब अमीरात में लॉन्च की गई। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट उलावुन पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। हनुका त्योहार यहूदी धर्म से संबंधित है। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब खाद्य फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ावा देना है। दिग्गज अभिनेत्री लीलावती जिनका हाल ही में निधन हुआ है कन्नड़ भाषा की अभिनेत्री है। इसके बाद हाल ही में चर्चा में रही कोया जनजाति आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यूरोपीय संघ ने दुनिया का पहला व्यापक AI नियम तैयार किया है। और लास्ट देखिए आदित्य L1 ने हाल ही में सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीरें प्राप्त की है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आ जाइए आज के लिए आप सभी का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।